हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि ये CLT के बारे में एक सेशन लेके आ रहा हूँ, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में एक आपका सेशन लेके आना मेरे को, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। CLT क्या होता है? CLT कल अपने CET के बारे में जो आपके CET होता है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और NRA होता है जो नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उसके ऊपर आपने एक सेशन किया था। उसको आपने अच्छे से देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट बता सकते हैं कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। आज का सेशन है अपना CLT के बारे में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश का ये पहला सेशन है। इंग्लिश के बारे में देखो, थोड़ा सा आपकी रेगुलर क्लासेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश की और संस्कृत की, तो वहाँ पे उनसे जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टीज उनसे बात चल रही है, बट वो देखते हैं कब तक करते हैं एडजस्ट उनसे, मतलब सिस्टम समझने में थोड़ा टाइम लगता है उनका। ओके, आज हम बात करेंगे CLT के बारे में। CLT मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है CLT। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है। राइटिंग का ही चक्कर मत करना, क्योंकि पहली बात तो इस बोर्ड पे अच्छी नहीं आती है और दूसरी बात हमारी है भी अच्छी नहीं। ठीक है ना, तो जैसा वो एडजस्ट कर लेना। ओके, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में बात करते हैं, CLT के बारे में। CLT होती है क्या? देखो, सबसे बड़ी हम गलती करते हैं इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में। यदि हम इसका उच्चारण करते हैं ना, CLT का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन को भी हम गलत बोलते हैं। हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके, और दूसरी बात, हम जिस सब्जेक्ट को आज पढ़ रहे हैं ना, उसी सब्जेक्ट को हम गलत पढ़ते हैं। आपको मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ड बताइए मेरे को बोलना। ये मैंने अब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसको बोल के बताइए एक बार। आप सब ने बोला इंग्लिश। बिल्कुल, हम भी ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, सभी इंग्लिश बोलते हैं। इसमें क्या गलत बोला? बिल्कुल गलत बोला। आपको इस शय और इस शय में कोई अंतर नहीं मिल रहा, तीनों से में। ये होता है आपका शय, ये होता है शय, ये होता है से। इंग्लिश होता है ना कि इंग्लिश होता है। ओके, हाँ जी, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे बोलिए, थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट एक दो बार बोलोगे ना फिर हैबिट बन जाएगी उस चीज़ की। ओके, चलिए करते हैं शुरू। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ओके, तो हेडिंग लगा लीजिए CLT के बारे में कि CLT होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं CLT के बारे में। एन अमेरिकन लिंग्विस्टिक, एक अमेरिका हम बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका, इंडिया नहीं होते, अमेरिका है, इंडिया है, चाइना है, ऐसे होता है। ठीक है ना, तो एन अमेरिकन लिंग्विस्टिक एडवर्ड एंथोनी प्रिपेयर्ड 3 लेवल डिस्क्रिमिनेशन इन 1963। यानी जो एक अमेरिकन जो एक मतलब लिंग्विस्टिक एक भाषाविद थे, उन एडवर्ड एंथोनी ने 3 लेवल, त्रिस्तरीय जो डिस्क्रिमिनेशन किया, मतलब 1963 में अमेरिकन लिंग्विस्टिक एडवर्ड एंथोनी ने भाषाविद थे, उन्होंने 3 स्तर पे बांटा इसको। कितने स्तर पे? 3 स्तर पे। कौन कौन से? एक तो बांटा मेथड्स, एक नंबर मेथड, यानी ही डिफाइंड द टर्म्स, उन्होंने इन टर्म्स को दिया। कौन कौन से? मेथड, अप्रोच एंड टेक्निक। एक टर्म दी मेथड, दूसरी दी अप्रोच। एक तो बताया मेथड, एक बताया अप्रोच आप ये हो रहा है। ठीक है, और तीसरी बताया आपको टेक्निक्स। क्या आपके वर्ड्स रहे? मेथड्स, अप्रोच एंड टेक्निक्स। यानी अमेरिकी जो लिंग्विस्टिक थे एडवर्ड एंथोनी, उन्होंने 1960 में 3 लेवल पे इसको डिस्क्रिमिनेट किया। 3 वर्ड उन्होंने डिफाइन किए। कौन कौन से? मेथड, अप्रोच एंड टेक्निक। ओके, व्हाट इज ए मेथड? मेथड क्या है? मेथड है, ए मेथड इज एन ओवरऑल प्रोसीजर। मेथड एक ओवरऑल प्रोसीजर है। ए मेथड इज एन ओवरऑल प्रोसीजर फॉर ऑन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन। किसके? ऑर्डरली प्रेजेंटेशन के ऑफ लैंग्वेज मटेरियल ऑफ द स्टूडेंट टू द स्टूडेंट्स। यानी जो आपका जो मेथड है ना, मेथड्स इन एन ओवरऑल प्रोसीजर, एक ओवरऑल प्रोसीजर है किसके रूप में? फॉर ऑन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन। किसके रूप में? आपका ऑर्डर, जो ऑर्डर के रूप में, आपकी प्रेजेंटेशन के रूप में, ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। यानी जो आपको लैंग्वेज मटेरियल मिला हुआ है उसके ऊपर टू द स्टूडेंट। किसको? स्टूडेंट्स को।
यानी जो भी आपका मेथड है, मेथड क्या होगा, यदि किसी स्टूडेंट को आप कोई मैटर यदि आप डिलीवर करोगे तो उसको बिल्कुल एक सीरियल वाइज एक ऑर्डर में उसको क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे, वही क्या होता है, मेथड होता है। इट इज ए बॉडी ऑफ अ टेक्निक्स, यानी एक तकनीकी होती है, इसमें तकनीक होती है, दैट अ टीचर एडोप्ट्स टीच इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी टीचर क्या करता है, अडोप्ट करता है, तो टीच इफेक्टिवली, उनको इफेक्टिव तौर से पढ़ाने की, मतलब प्रभावी रूप से पढ़ाने की, एंड एफिशिएंटली। ओके, तो जो मेथड होता है, मेथड इज एन ओवरऑल एक प्रोसीजर होती है, क्या होती है, मेथड प्रोसीजर होती है, जिससे क्या करता है, टीचर को मतलब उनको स्टूडेंट को मटेरियल होता है उसको प्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन करता है, और इसकी टेक्निक्स होती हैं जो एडोप्ट करती हैं उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ाने के कारण। ओके, ए मेथड इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, यानी एक जो मेथड होता है, इज नॉट एन एंड, खुद में किसका कोई भी समापन नहीं है, इट इज ए मीन्स रीच एंड टू अचीव सम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद इसका अंत होता है। मेथड का वैसे कोई अंत नहीं होता है, लेकिन कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद मेथड का अंत हो जाता है। मेथड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द एज, बैकग्राउंड एंड द मदर टंग ऑफ स्टूडेंट्स, यानी मेथड किस पे डिपेंड करते हैं, मेथड एक तो स्टूडेंट्स की एज पे, यानी किस एज का है, छोटी एज का है, बीच की एज का है, बड़ी एज का स्टूडेंट है, उस पर डिपेंड करता है। बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड कैसा है, एक तो मतलब बिल्कुल कमज़ोर स्तर का है, बिल्कुल मतलब उसने कभी स्टडी के बारे में नहीं पढ़ा, उसके बारे में एक होता है जो ऐसे स्टैंडर्ड का हो, बैकग्राउंड उसका अच्छा होता है, और उसकी मदर टंग लैंग्वेज, उसकी जो मातृभाषा कैसी है, मदर टंग लैंग्वेज कैसी है, वो सब किस में आता है, मेथड्स में आता है। क्लियर? तो मेथड क्या है, मेथड एक प्रोसीजर है जो प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट को, और इसमें क्या करता है, इसमें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पढ़ाते हैं। और मेथड में क्या होता है कि इसका खुद में कोई अंतर नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, जो भी मतलब एज होती है, बैकग्राउंड होती है, जो मदर टंग होती है, उनके आधार पर उनको मेथड प्रोवाइड किया जाता है। यह आपका क्या होता है, मेथड होता है। आई थिंक मेथड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेथड और अप्रोच में दोनों में डिफरेंस करना सबसे पहले अपन सीख रहे हैं, तो सबसे पहले मेथड के बारे में अपन बात कर लिया अपन ने। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। नोट्स कैसे बनाने, नोट्स चाहो तो लिख सकते हो, इसमें से कुछ विशेष बेसिक बातें लिख सकते हो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में वीडियो को आराम से रोक के देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन अप्रोच की। अप्रोच क्या है, व्हाट इज एन अप्रोच? अप्रोच कुछ नहीं, एन अप्रोच डिस्क्राइब्स, एक अप्रोच डिस्क्राइब करती है द नेचर ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर, जो भी आप टू बी टॉट, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर होता है, उस सब्जेक्ट मैटर की जो प्रकृति, नेचर कैसी होती है, वो कौन डिसाइड करता है? वो जो भी आप सब्जेक्ट मैटर आप डिलीवर करते हो, जो आप पढ़ाने के लिए करते हो, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करती है आपकी अप्रोच। एन अप्रोच डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स, आपके जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसका नेचर डिसाइड करती है। इट इज ओनली अ नोशन और एन आइडिया, एक होता है हम बोलते हैं आइडिया, आइडिया नहीं होता, आइडिया होता है, आइडिया। इट इज ओनली अ नोशन, ये एक प्रकार एक आइडिया है, एक आइडिया है विच मे और मे नॉट बी इफेक्टिव, जो इफेक्टिव हो भी सकता है और इफेक्टिव नहीं भी हो सकता। यानी एन अप्रोच डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी एक अप्रोच होती है वो आपके सब्जेक्ट मैटर का नेचर डिसाइड करती है, विच इट इज़ ए नोशन और एन आइडिया, एक आइडिया है, आपका एक विचार है जो आपका इफेक्टिव हो भी सकता है और आपका इफेक्टिव नहीं भी हो सकता। इन द वर्ड्स ऑफ एंथोनी, अब एंथोनी ने क्या बात कही है? एंथोनी बोलते हैं एन अप्रोच स्टेट्स अ पॉइंट, एन अप्रोच स्टेट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू और फिलोसफी और एजम्पशन विच वन बिलीव्स बट कैन नॉट नेसेसरली प्रूव। यानी एंथोनी ने क्या बात की? एंथोनी की डेफिनेशन है, परिभाषा है क्या कि एन अप्रोच स्टेट्स ए पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है आपको, और फिलोसफी यानी अवधारणा है, फिलोसफी है, और एन एजम्पशन, एक एजम्पशन है विच वन बिलीव्स, जिसमें कोई एक विश्वास करता है, बट कैन नॉट नेसेसरली प्रूव, उसको प्रूव आवश्यक है नहीं है कि उसको प्रूव कर सके। यानी अप्रोच क्या होती है? अप्रोच एक ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू या फिलोसफी या एजम्पशन होता है जिसको उस मतलब बिलीव करता है, बट उसको प्रूव करने को उसका मतलब उसका विश्वास कर सकते हो आप, उसको प्रूव करना कोई कंपल्सरी नेसेसरी नहीं है। ओके, बेस्ड ऑन द अबाउट डिसीजन we can state that the differences between an approach and the method as follow,
यानी अब ये जो ऊपर जो बातें हुई, हमने पहले मेथड के बारे में जाना, फिर हमने अप्रोच के बारे में जाना, इनके बारे में अब अपन क्या कर सकते हैं, इनमें अंतर कर सकते हैं। किस किस में? मेथड और अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। ओके, मेथड और अप्रोच में। अब आपको यहाँ तक कुछ नहीं लिखना था, अब आपको लिखना है मेथड और अप्रोच में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक तो आपको ये लाइन लिखनी है, कौन सी लाइन? ये कि जो एडवर्ड एंथोनी है ना, उसने क्या दिया, ये लाइन आपको याद रखनी है। उसके बाद अब नेक्स्ट बात आती है मेथड और अप्रोच के बारे में, डिफरेंस, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। चलिए देखते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, एन अप्रोच। सबसे पहले आप एक नोट लगाइए, एक शानदार सा सबसे पहला नोट लगाइए इसका, CLT के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी लिख लीजिए, दोबारा आपको लिखवा देंगे जब आएगा तब। सबसे पहला नोट लगाइए, CLT इज नॉट ए मेथड। CLT is not a method, but CLT is not a method, but it is an approach. But it is an approach. CLT is not a method, but it is an approach. ओके, अब चलते हैं मेथड और अप्रोच में डिफरेंस करने पर, कि मेथड क्या है, अप्रोच क्या है। एक साइड आप लगाइए हेडिंग अप्रोच, एक साइड लगाइए आप मेथड। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, एक एक आपको समझाता हूँ बिल्कुल। हाँ जी, पहले ये देखते हैं। एक साइड लिखिए अप्रोच, एक साइड लिखिए मेथड। मेथड अप्रोच क्या है, फ़ोन को आपको कमेंट बंद कर दीजिए एक बार, फ़ोन को आप अपने हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लीजिए और अब लिखिए अप्रोच। एन अप्रोच टेल अस व्हाट टू टीच। यानी अप्रोच हमें ये बताती है कि व्हाट टू टीच, यानी पढ़ाना क्या है। कल को आप स्कूल में जाओगे तब आपको अप्रोच बताएगी कि आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है। ओके, यानी अप्रोच, एन अप्रोच टेल अस व्हाट टू टीच। और मेथड क्या है, ए मेथड टेल्स अस हाउ टू टीच। मेथड बताता है आपका तरीका कि आपको कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच। और अप्रोच बताती है कि क्या पढ़ाना है। व्हाट टू टीच अप्रोच, हाउ टू टीच मेथड। कैसे याद रखेंगे, व्हाट में ए आता है, ए मीन्स अप्रोच, और हाउ में देखो ये रहा, हाउ मतलब समझो, व्हाट टू टीच अप्रोच एंड हाउ टू टीच मेथड। ओके, यानी कोई भी आपका जो मैटर होता है, उस मैटर को आप कैसे पढ़ाओगे वो तो होता है आपका मेथड, और क्या पढ़ाओगे वो होता है आपकी अप्रोच। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है, हाँ जी, दूसरा है एन अप्रोच ऑलवेज इन ए सर्टेन मेथड और मेथड्स। यानी जो आपकी अप्रोच होती है वो किसी सर्टेन मेथड में या फिर कई मेथड्स में होती है। एन अप्रोच ऑलवेज इन ए सर्टेन मेथड और मेथड्स। अप्रोच आपकी कुछ निश्चित मेथड में या फिर किसी निश्चित मेथड में या फिर किसी मेथड्स में आपकी अप्रोच होती है। बट मेथड्स ऑफ टीचिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम द अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम अप्रोच। यानी मेथड किससे डिराइव होते हैं, मेथड्स डिराइव होते हैं आपके अप्रोच से। अप्रोच तो क्या होती है, एक सर्टेन मेथड होता है। अप्रोच खुद में एक मेथड है, अप्रोच खुद में क्या है, मेथड है। लेकिन मेथड किससे बनता है, मेथड अप्रोच से बनता है। मेथड किससे बनता है, अप्रोच से बनता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। 2 पॉइंट आपने लिख लिए। अप्रोच हमें बताती है व्हाट टू टीच, मेथड बताता है हाउ टू टीच। अप्रोच बताती है ऑलवेज ए सर्टेन मेथड, और मेथड क्या होता है, टीचिंग डिराइव्ड फ्रॉम द अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। ओके, इज दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब देखते हैं आगे क्या है अपना नेक्स्ट। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इसको। हाँ जी, अब देखिए, अब बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट की। एन अप्रोच डील्स विद एजम्पशन। यानी मतलब एजम्पशन, अवधारणाएं जो होती हैं, अवधारणा मान्यताएं, उनके बारे में। यानी एन अप्रोच डील्स विद एजम्पशन। आपको बताया था मैंने अप्रोच क्या होती है, आपके जो एजम्पशंस होते हैं उनके बारे में आपकी बात करती है, या फिर आपकी जो जो होती हैं, एजम्पशन बोल दो या फिर फिलोसफी बोल दो या फिर पॉइंट ऑफ व्यू बोल दो, उनके बारे में अप्रोच करती है। अप्रोच किसके बारे में बताती है, अप्रोच बताती है एजम्पशंस के बारे में। एंड ए मेथड इज ए प्रोसीजर बेस्ड ऑन सम एजम्पशन।
यानी अप्रोच तो डील करती है एजम्पशन के साथ, लेकिन मेथड होता है वो एक प्रोसीजर होती है जो किस पर बेस्ड होती है, एजम्पशन पर बेस्ड होती है। यानी मेथड किस पर बेस्ड होता है, मेथड एक प्रोसीजर होती है जो बेस्ड होती है एजम्पशंस पे, मगर अप्रोच क्या होती है, अप्रोच डील्स के साथ साथ चलती है, अप्रोच जो होती है एजम्पशन के साथ साथ डील करती है। ओके, नेक्स्ट है एन अप्रोच इज कंसर्न्ड विद द सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। यानी जो आपकी अप्रोच होती है वो किसके साथ कंसर्न करती है, वो कंसर्न करती है द सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। यानी आपने कैसा मटेरियल चुना है और मटेरियल की आपकी गुणवत्ता कितनी है। An approach is concerned with the selection and gradation of material. ओके, और मेथड क्या होता है, ए मेथड इज कंसर्न्ड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। यानी आप मटेरियल जो है आपका मटेरियल होता है, आप प्रेजेंटेशन कैसा करते हो। वही बात मैंने बताया था ना कि मेथड क्या होता है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है वो होता है मेथड, और क्या पढ़ाना है वो होती है अप्रोच। तो यानी अप्रोच क्या होता है, आपको आपका सिलेक्शन कैसा है, आपका मटेरियल कैसा है, यानी कैसे हो गया ना, और क्या है आपको कैसे उसको डिलीवर करना है, उस मटेरियल को प्रेजेंट कैसे करना है, वो क्या होता है आपका मेथड। तो मेथड और अप्रोच में 4 डिफरेंस क्लियर हो गया, आपकी पूरी बात समझ में आ गई है, मेथड क्या है, अप्रोच क्या है, पूरी डिटेल बात समझ में आ गई। इसको मैं एक बार मिनिमाइज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, अप्रोच टेल अस व्हाट टू टीच, अप्रोच बताती है कैसे पढ़ाना है, मेथड बताता है क्या पढ़ाना है। अप्रोच बताती है ऑलवेज मतलब कैसे डील करते हैं वो वाला बताती है, और जो मेथड होते हैं वो डिलीवर का आपको कैसे करते हैं, डिराइव कैसे करते हैं वो होता है। अप्रोच आपको डील करती है एजम्पशन के साथ, जबकि मेथड एजम्पशन पे डिपेंडेंट होता है, एजम्पशन बेस्ड होता है। और अप्रोच आपको कंसर्न करती है कि सिलेक्शन आपका जो मटेरियल है उसका सिलेक्शन कैसा है, ग्रेडेशन कैसी है, जबकि आपको अप्रोच क्या करती है, मेथड कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का प्रेजेंटेशन कैसे किया गया वो बताएगा आपको, मेथड बताएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आपका अप्रोच आपके समझ में आ चुका होगा, अप्रोच, और आपको मेथड समझ में आ चुका होगा कि मेथड क्या होता है, अप्रोच क्या होता है। मेथड होता है हाउ टू टीच, बस इतना ध्यान रखिए, हाउ टू टीच क्या होता है मेथड, और अप्रोच क्या होती है व्हाट टू टीच। व्हाट में क्या आता है, ए आता है तो ए का मतलब अप्रोच, और ये अपना याद हो गया, हाउ टू टीच मेथड, और व्हाट टू टीच अप्रोच। अब अप्रोच हो गई, मेथड हो गया, अब अपना तीसरा वर्ड आता है। 3 वर्ड दिए थे ना, एक दिया था पहला कौन सा दिया था एंथोनी ने पहले बताया 1960 में जो 3 लेवल डिस्क्रिमिनेशन किया था ना, उसमें पहला बताया था उसने मेथड, दूसरा बताया अप्रोच, अब तीसरा वर्ड अपना टेक्निक्स। क्या है टेक्निक, व्हाट इज ए टेक्निक, टेक्निक क्या है, टेक्निक क्या है देखिए, देखते हैं टेक्निक होती है उसका हमको कैसे करते हैं, हाउ ए थिंग इज डन इन द क्लास इज अ टेक्निक। यानी उस क्लास में उस कोई भी काम होता है उसका हमको करने का जो ढंग होता है ना, वो क्या होता है आपकी टेक्निक। मेथड क्या होता है आपका हाउ टू टीच, अप्रोच क्या होती है व्हाट टू टीच, और जो टेक्निक क्या होती है हाउ ए थिंग डिराइव्ड, यानी मतलब ए थिंग इज डन इन द क्लास, यानी एक क्लास में कैसे पढ़ाओगे आप लोग, वो क्या होता है टेक्निक होती है। जो उसकी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस, उसको क्लास में आप प्रेजेंट कैसे करोगे वो कैसे होती है आपकी टेक्निक होती है। ए टेक्निक इज इम्प्लीमेंटेशनल होती है। कैसे होती है इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसको लागू किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशनल दैट विच एक्चुअली टेक प्लेसेस इन द क्लासरूम, जो कहाँ पर होती है टेक्निक हमेशा क्लासरूम के अंदर आएगी। मेथड और अप्रोच आपके बाहर है, जबकि टेक्निक हमेशा की हमेशा कहाँ पर आएगी, क्लासरूम्स में आएगी। ओके, तो टेक्निक हमेशा ही कहाँ पे आएगी, टेक्निक आपकी आएगी क्लासरूम्स में। ओके, नेक्स्ट आता है इट इज ए पर्टिकुलर ट्रिक, एक पर्टिकुलर ट्रिक है, स्ट्रेटजिम और कंट्रीवेंस यानी क्या होता है युक्ति, यूज्ड टू अकम्प्लिश एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। ये बात कौन करता है, एंथोनी करता है बात। एंथोनी ने बात की है, क्या करती है कि जो टेक्निक होती है ना, कि हाउ ए थिंग इज डन इन द क्लासरूम, एक क्लासरूम में कैसे उस वो काम चलेगा, यानी क्लासरूम के अंदर कैसे चलेगा, जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, जो भी आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उस मैटर को आपने क्लासरूम के अंदर डिलीवर कैसे किया है वो कैसे होगा, वो आपकी टेक्निक पर डिपेंड करता है। इट इज़ एन ट्रिक, पर्टिकुलर ट्रिक, एक पर्टिकुलर ट्रिक होती है, पर्टिकुलर तरीका होता है उसका, एक जो स्ट्रेटजी में होती है उसकी स्ट्रेटजी बनी होती है, और एक कंट्रीवेंस यानी युक्ति बनी
टिपिकली होती है यूज टू एकम्प्लिश एन जो इमीडिएट ऑब्जेक्ट, जो आपके जो इमीडिएट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आपके उद्देश्य होते हैं, जो उसी समय के उद्देश्य होते हैं, तात्कालिक उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए टेक्निक काम में आती है। बात समझ आई? 3 पॉइंट पढ़े, मेथड, अप्रोच एंड टेक्निक्स। मेथड क्या होता है? अब देखिए सिंपल सा बात बताता हूँ, 3 शब्दों में पूरी बात क्लियर। एक हमने पढ़ा मेथड, एक अपन ने पढ़ा अप्रोच, एक अपन ने पढ़ा टेक्निक्स। सबसे पहले बताता हूँ मेथड। मेथड क्या होता है? हाउ टू टीच, हाउ टू टीच। अप्रोच क्या होती है? अप्रोच होती है व्हाट टू टीच। और आपका जो तीसरा कौन सा बचता है? तीसरा आपका बचता है टेक्निक। टेक्निक्स क्या होता है? हाउ टू प्रेजेंट इन क्लास। यानी जो आपका मैटर होता है ना, उस मैटर को आप क्लास में कैसे प्रेजेंट करते हो, वो क्या होती है? आपकी टेक्निक्स होती है। इज दैट क्लियर? आई से गो इट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। मेथड समझ में आ गया, टेक्निक समझ आ गई, अप्रोच समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन CLT के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाला जूम टू जूम रहने दीजिए। देखिए सबसे पहले करते हैं CLT। CLT क्या होती है? कम्युनिकेटिव अप्रोच। सबसे पहले आते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है, और CLT क्या होती है, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है। संवाद या संचार प्रणाली बोलते हैं इसको, हिंदी में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है आपकी, और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है। व्हाट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश? कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या है? कम्युनिकेशन जानते हैं आप? संचार करना, आदान प्रदान करना, विचारों का कम्युनिकेट करना, मतलब आदान प्रदान करना। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश ब्रॉडली मीन्स, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का मतलब क्या होता है? ब्रॉडली मतलब बड़े रूप में क्या मतलब होता है इसका? इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के लिए जो इंग्लिश यूज करते हैं वो क्या होती है? आपकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश होती है। द वर्ड कम्युनिकेशन, आपका जो कम्युनिकेशन वर्ड होता है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। किससे बना होता है? आपका लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना। ये पहली लाइन लिखिए, यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश ब्रॉडली मीन्स इंग्लिश फॉर कम्युनिकेट। पहली लाइन क्या लिखा कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन के लिए जो इंग्लिश होती है ना, वो होती है कम्युनिकेशन लैंग्वेज। द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किससे बना होता है? इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। किससे बना होता है? लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना होता है। जो आपका कम्युनिकेशन किससे बना होता है? आपके लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना होता है। किससे बना होता है? कम्युनिस से। ओके, इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिस, इट मीन्स द यूज ऑफ इंग्लिश इन स्पीच और इन राइटिंग। यानी कम्युनिस का मतलब है इंग्लिश का यूज करना। टू यूज एन इंग्लिश मतलब इट मीन्स द यूज ऑफ इंग्लिश इन स्पीच और राइटिंग इन ए वेराइटी ऑफ सिचुएशंस विथ ए वेराइटी ऑफ पीपल एज रिक्वायर्ड बाई वंस डे टू डे लिविंग और एज demanded by the nature of one's own job in government और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। एक एक लाइन जानते हैं कैसे। जो आपका जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन किससे बना है? कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड आपके कम्युनिस से बना है। किससे बना है? कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द यूज ऑफ इंग्लिश। किसका? इंग्लिश का यूज इन स्पीच और इन राइटिंग, यानी लिखने में और बोलने में, इन द वेराइटी ऑफ सिचुएशन, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। कैसे? विद ए वेराइटी ऑफ पीपल, यानी अलग अलग लोगों के साथ कैसी कैसी सिचुएशन होती हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो बोलते हैं। एज रिक्वायर बाई वंस डे टू डे, यानी दिन ब दिन जो अपन जो डेली दिनचर्या होती है उसके बोलते हैं। डिमांडेड बाय द नेचर ऑफ ओन जॉब, यानी आपका जो जॉब होती है, आपको मतलब प्रत्येक का काम होता है, उससे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, उसके काम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है आपका, उस ऑर्गेनाइजेशन को काम के लिए किसको यूज़ करते हैं अपन? कम्युनिकेशन का। कौन समझाई? देखो एक वर्ड है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ये आपके लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना है। किससे बना है? कम्युनिस से। इसका मतलब क्या? कम्युनिकेशन मतलब संचार करना। अब संचार एक पर्सन से एक पर्सन कर सकता है,
एक गवर्नमेंट एजेंसी से गवर्नमेंट एजेंसी कर सकती है, एक गवर्नमेंट से एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, ए नॉन गवर्नमेंट से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। जो आपकी डेली दिनचर्या उसमें आप यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट टू नॉन गवर्नमेंट हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट टू नॉन गवर्नमेंट हो सकता है। कम्युनिकेशन संचार कैसे भी हो सकता है, यानी आप जिस माध्यम से संचार करते हो, जिस माध्यम से आप बोलते हो, स्पीच और राइटिंग के माध्यम से, वही क्या होता है आपका कम्युनिकेशन होता है, वही क्या होता है आपका कम्युनिकेशन होता है। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स द 4 स्किल्स। कौन सी 4 स्किल? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब देखिए आपको लिखना क्या होता है, इसमें एक ही बात लिखनी है। देखो नोट्स बनाना पहले तो आपको इसका प्रिंट आउट निकाला जाए, अच्छी बात रहेगी आपको, ताकि पूरा मैटर मिल जाए। एक लाइन तो आपको ये लिखनी है यहाँ तक, बस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम्युनिकेट करना, यानी कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना। और कम्युनिकेट किसके माध्यम से होता है? कम्युनिकेट आपकी जो इंग्लिश की जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी होती है, उसकी इंग्लिश की 4 स्किल्स होती हैं। कौन सी स्किल होती हैं? 4 स्किल्स होती हैं। 4 स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि 4 इंग्लिश स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आपकी 4 होती हैं। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये आपकी 4 स्किल्स होती हैं। कैसी होती हैं? लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। ये क्या करती हैं? आपको मतलब हेल्प करती हैं किसके ऊपर? ये आपका जो कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन के रूप में हेल्प करती हैं। ओके, जैसे कोई भी आप कम्युनिकेट करते हो किसी चीज़ को, तो उसमें हेल्प कौन करती है? आपका लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग, आपकी रीडिंग और आपकी राइटिंग। इन सम सिचुएशंस वन मे नीड वन स्किल मोर देन अदर्स, यानी किसी एक कंडीशन में आपको एक भी स्किल का आप यूज़ कर सकते हो, आप 2 स्किल का यूज़ कर सकते हो, आप 3 का कर सकते हो, आप 4 का कर सकते हो। यानी एक स्किल का कम से कम तो यूज़ होगा ही होगा। या तो आप किसी को अपने कम्युनिकेट कैसे करोगे? या तो आप सुन करके करोगे, सुन करके, या फिर आप बोल करके करोगे, बोल कर नहीं तो आप पढ़ करके करोगे, और पढ़ कर नहीं तो आप लिख करके करोगे। इन चारों में से कम एक स्किल तो आपकी कम्युनिकेशन में यूज़ होगी, कम से कम एक। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? आप सुन भी सकते हो, बोल भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, चारों स्किल आप यूज़ कर सकते हो। ओके, यानी इन सम सिचुएशन वन में नीड वन स्किल और मोर देन वन, यानी एक स्किल का यूज कर सकते हो और बाकी का भी यूज आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल को हम बोलते हैं, एक एग्जाम्पल को भी आपने देखो ऐसे लिखते हैं, इजी, एक्सोट्रिक। क्या लिखते हैं? एक्सोट्रिक बोलते हैं इसको। ओके, एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। द टेलीफोन ऑपरेटर नीड्स मोर ऑफ लिसनिंग स्किल्स। यानी जो टेलीफोन ऑपरेटर होता है, यानी आपको देखो, पहले मैं बताता हूँ कि इसमें से एक स्किल आपको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी भी एक स्किल, और बाकी की 3 क्या होगी? यानी एक तो आपकी मुख्य स्किल होगी, 3 आपकी गुण होगी। जैसे आपको मान लो जैसे टेलीफोन ऑपरेटर है, टेलीफोन ऑपरेटर क्या काम करता है? ज़्यादा दिन पूरे दिन सुनने का काम करता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा स्किल कौन सी काम करती है? ये सबसे ज़्यादा स्किल काम करती है। ओके, तो द टेलीफोन ऑपरेटर नीड्स मोर ऑफ लिसनिंग स्किल, यानी सबसे ज़्यादा उसको कौन सी लिसनिंग स्किल यूज होते हैं? लिसनिंग स्किल। द न्यूज़ रीडर्स नीड्स मोर ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। जो न्यूज़ रीडर होते हैं, न्यूज़ को बोलने वाले, जो आपके जो मीडिया वाले होते हैं, उनको पूरे दिन बोलने की स्किल उनकी अच्छी होनी चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर कैसे? सुनने की, क्योंकि वो पूरे दिन सुनने का काम करता है। न्यूज़ रीडर किसका काम करता है? वो पूरे दिन न्यूज़ को रीडिंग करता है, न्यूज़ को बोलता है, तो उसकी स्पीकिंग होनी चाहिए। एंड न्यूज़ रिपोर्टर, एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है, वो रीडिंग करता है। न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ जो आपका जो रीडर होता है वो क्या करता है? न्यूज़ को बाँचता है, मतलब पढ़ता है उसको, तो क्या करता है? उसको रीडिंग मतलब बोलता है सामने, उसको उसकी कौन सी होनी चाहिए? स्पीकिंग होनी चाहिए। जबकि न्यूज़ रिपोर्टर क्या करता है? न्यूज़ रिपोर्टर रीडिंग करता है, उसकी न्यूज़ की रिपोर्ट करने रीडिंग करता है, उसको रीडिंग स्किल होनी चाहिए, मतलब उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल होनी चाहिए। और एन इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर होता है वो नीड्स ए मोर ऑफ लिसनिंग, यानी उसको मतलब लिसनिंग की स्किल ज़्यादा होनी चाहिए। तो टेलीफोन वाला क्या करता है? टेलीफोन से मतलब आप लोग वो समझिए कि जिस इंसान का जो काम ज़्यादा काम आएगा ना, वो स्किल उसकी ज़्यादा होगी, वो स्किल उसकी ज़्यादा कम आएगी। जैसे अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझें, टेलीफोन ऑपरेटर होता है, टेलीफोन ऑपरेटर का पूरे दिन काम क्या होता है? फ़ोन आया उठाया और बताया, फ़ोन आया उठाया, तो उसकी सबसे ज़्यादा स्किल कौन सी काम आती है? सुनने की। न्यूज़ रीडर होता है, वो क्या करता है? पूरे दिन न्यूज़ बोलता है, तो न्यूज़ बोलता है तो बोल के सामने वाले को सुनाएगा, उसकी कौन सी काम होती है? उसकी, उसका स्पीकिंग स्किल काम करता है। न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ लाता है, उसकी लिखने और जो रीडिंग और राइटिंग करने की उसकी स्पीड होनी चाहिए, तो वो उसकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। ओके,
इतनी बात समझ आ गई लिसनिंग LSRW में। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना, उसके बाद आता है द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग फ्रॉम फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड अप्रोच। कैसे बेस्ड है आपकी, फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड चलती है। ये पूरा पैराग्राफ एज इट इज स्टार लगा लेना इसको। कैसे द डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको लर्न करने से, उसको टीच करने से, फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड, यानी फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड अप्रोच होती है। द मूव टूवर्ड्स एन इक्लेक्टिक अप्रोच फ्रॉम ए रिजिड मेथड, यानी एक जो रिजिड मेथड होता है उससे इक्लेक्टिक यानी इजी मेथड। एक रिजिड मेथड यानी एक तो वो कहते हैं परंपरागत तरीका चला रहा है, और एक इक्लेक्टिक मतलब आधुनिक तरीका होता है, इजी मेथड। यानी जो आपकी फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड है। पहली क्वालिटी क्या मिली, पहली मिली अप्रोच कैसी, फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड, फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड होती है। दूसरी क्या होती है, एक रिजिड मेथड से, रिजिड मेथड से आपकी एक्लेटिक अप्रोच होनी चाहिए। कैसी अप्रोच होनी चाहिए, एक्लेटिक, यानी एक्लेटिक अप्रोच फ्रॉम ए रिजिड मेथड। और दूसरा क्या था आपका, फॉर्म बेस्ड मीनिंग फ्रॉम फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड, यानी मीनिंग बेस्ड, फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड में एक तो ये होना चाहिए। दूसरा रिजिड से एक्लेटिक मेथड होना चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरा द शिफ्ट फ्रॉम टीचर फ्रंटेड टू लर्नर सेंटर्ड, यानी कहाँ से, टीचर से लेकर, टीचर फ्रंटेड से लेकर के, टीचर फ्रंटेड से किस पे बन गई, लर्नर सेंटर्ड पे आ गई, यानी जो अधिगम करता है लर्नर सेंटर्ड है उस पे हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम्मिलित निर्देश सेंटर्ड और ऑल सब, हाँ, अंडर द ब्रॉड टर्म कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी ये क्या होता है, ये मतलब इससे जो आपके जो आते हैं ना, पूरी ब्रॉड टर्म होती है इसकी, जो आपकी अप्रोच की, कम्युनिकेटिव अप्रोच की, उसमें क्या क्या था, कम्युनिकेटिव अप्रोच है क्या, देखो कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है, फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड। कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, फॉर्म बेस्ड से लेकर के मीनिंग बेस्ड में चला गया। पहला केस में कहाँ से कहाँ तक गया, फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड। रिजिड मेथड टू एक्लेटिक मेथड, यानी पुराने तरीके से इजी तरीका, कठोर मेथड से लेकर के आसान की तरफ, यानी कठिन से सामान्य आसान की तरफ। टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित से किस पर चलेगी, लर्नर सेंटर्ड पे होगी। किस पे होगी, लर्नर सेंटर्ड, यानी फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड, रिजिड टू एक्लेटिक और टीचर टू लर्नर सेंटर्ड। तीन बातें समझ में आई ना, तीन बातें समझ में आई। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। ये बात अपनी होगी, इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि आप आसानी इसके बारे में लिख सको। ये तीनों बातें समझ आई, कहाँ से कहाँ तक, फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड, फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड, रिजिड टू एक्लेटिक और टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड। किसे सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड। ओके, इन ब्रिटेन स्कॉलर्स लाइक, कौन कौन से, जो आपका क्रिस्टोफर कैंडलिन है, क्रिस्टोफर कैंडलिन पहला कौन सा आपका, क्रिस्टोफर कैंडलिन एंड हेनरी विडसन। एक तो कौन सा आपका क्रिस्टोफर कैंडलिन और दूसरा हेनरी विडसन। टेकिंग क्यू फ्रॉम द वर्क जॉन फिफ्थ, मैक हेलिडे, डेल हाइम्स, जॉन जो आपका गम्पर्स है, विलियम लेबोव है, एंड जो आपका फिलोसॉफिकल वर्क्स जेन ऑस्टिन है और जॉन सर्ल है। इनके बारे में एडवोकेट ए फंक्शनल अप्रोच और लैंग्वेज लर्निंग दैट ग्रेजुअली गेन करेंसी एंड केम टू द नोन एज CLT। इन सब ने, देखो इन सब ने किसके बारे में, इस CLT के बारे में, किसने, क्रिस्टोफर कैंडलिन है, हेनरी विडसन है, ये दो तो इनका तो मुख्य रोल था, क्रिस्टोफर कैंडलिन और हेनरी विडसन का। और उसके बाद जॉन फिफ्थ है, जो मैक हेलिडे है, और आपका डेल हाइम्स है, जॉन आपका जो गम्पर्स है वो, और विलियम लेबोव है, जॉन ऑस्टिन है, जॉन आपका सर्ल है। ये सब किसके बारे में, ये सब आपके CLT के बारे में इन्होंने बताया। किसके बारे में बताया इन्होंने, इन सब ने आपको मतलब करेंसी इसको जो एक्सेप्टेंस किया, इसका एक्सेप्टेंस किया। ओके, एक्सेप्ट किया, किसके बारे में, CLT के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, CLT के बारे में। ओके, यहाँ तक क्लियर। ये आपको ये जो मतलब इनके नाम है ना जो स्कॉलर्स के, वो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दिस अप्रोच इज ए नेचुरली जो एग्जेंटेशन ऑफ नोशनल फंक्शनल सिलेबस, नोशनल फंक्शनल सिलेबस होता है ना, उसके बारे में जो एग्जेंटेशन है उसका क्या है, उसका एग्जेंटेशन।
इट हैड ऑलरेडी बीन रियलाइज्ड, ये और आपको पहले से मतलब रियलाइज हो चुके दैट द क्लासिकल जो आपका पैराडिगम होता है ना, या फिर पैटर्न एफर्ट एन अनसुटेबल बेसिस, यानी अनसुटेबल बेसिस पे होता है। कैसे होता है? आपका आधार होता है निराधार, अनसुटेबल। एक तो होता है आपका प्रतिमान, जो पैराडिज्म मतलब प्रतिमान, और एक होता है आपका अनसुटेबल बेसिस, यानी एक मतलब निराधार बात होती है ना वो वाली। फॉर द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। तो किसका? नोशनल फंक्शनल सिलेबस का काम करता है। नोशनल फंक्शनल सिलेबस होता है इसका, जो नेचुरली एग्जेंटेशन होता है इसका। ओके, द नोशनल फंक्शनल सिलेबस थ्रू अप्स आइडियाज वर्कड आउट सिलेबस एंड produced textbook and these turn have become the basis of communicative approach। यानी जो नोशनल फंक्शनल सिलेबस है ना, वो आपका किसके बेसिस पे? जो आपके आइडियाज़ होते हैं, जो आपकी जो आपका वर्कड आउट करते हैं सिलेबस के बारे में, उनके बारे में, जो आपका प्रोड्यूस्ड है जो टेक्स्ट बुक है ना, उन सब के बारे में, और जो सब होता है उनके बेसिस पे किसी कम्युनिकेटिव अप्रोच के माध्यम से क्या बनता है? नोशनल फंक्शनल सिलेबस बनता है। ओके, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लगाते हैं, एक बीच में वर्ड निकला है नोशनल फंक्शनल सिलेबस। नोशनल फंक्शनल सिलेबस होता क्या है? नोशनल फंक्शनल सिलेबस, नोशनल क्या होता है? किस पर फोकस करता है आपका? ये मीनिंग पर फोकस करता है। किस पर आप फोकस करता है? आपका मीनिंग पर फोकस करता है। ओके, ये आपका ना तो ग्रामर पे फोकस करता है, ना तो आपका ग्रामर पे फोकस करता है, और ना ही आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं उस पर। ये केवल किस पे चलता है? आपका मीनिंग पे चलता है। जो नोशनल फंक्शनल सिलेबस है ना, वो आपका मीनिंग पर फोकस करता है, ग्रामर पे फोकस नहीं करता, और आपकी स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करता। ठीक है, नोशनल फंक्शनल सिलेबस के प्रतिपादक कौन है? इसको किसने दिया? किसने दिया? इसको दिया विल्किंस ने। किसने दिया? विल्किंस ने दिया। किसने दिया इसको? नोशनल फंक्शनल सिलेबस को किसने दिया? विल्किंस ने। और इसको नाम किसने दिया? जो नोशनल फंक्शनल सिलेबस किसने दिया इसको नाम? इसको नाम दिया याल्डेन ने। यानी याल्डेन ने तो नाम दिया कि नोशनल फंक्शनल सिलेबस कुछ होता है, और विल्किंस ने इसके बारे में बताया कि नोशनल फंक्शनल सिलेबस है। इसका प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कौन है? जो मतलब इसको प्रोपोनेंट किसने किया? प्रोपोनेंटर कौन है इसके? विल्किंस। और इसको नाम किसने दिया? नोमेनक्लेचर किसने किया? याल्डेन ने किया। किसने किया? याल्डेन ने। नोशनल फंक्शनल सिलेबस जो होता है उसका मीनिंग पर फोकस करता है, ग्रामर पर और स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करता है। प्रतिपादन किया विल्किंस ने, और नोशनल फंक्शनल सिलेबस होता है उसको किसने दिया? नाम किसने दिया? याल्डेन ने नाम दिया। किसने नाम दिया? याल्डेन ने नाम दिया। और एक अंतिम लाइन और पढ़ लेते हैं आज की अपन, फिर अपना आज का सेशन यहीं तक रखेंगे अपन, बस यहाँ तक रखेंगे, उसके बाद आगे वाली बाद में अगले सेशन में करेंगे कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज स्टार्टेड इन लेट 1960 एंड कंटिन्यूज टू इवोल्व। यानी ये आपकी लेट 1960 में आपकी शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1960 के अप्रोक्सीमेट आपकी CLT स्टार्ट हुई थी। यहाँ तक छोड़ दीजिए, इसके बाद अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ा? फटाफट से करते हैं रिकैपिचुलेट। क्या करते हैं? हाँ, रिकैपिचुलेट। चलिए, CLT के बारे में बात करनी थी। CLT इस बारे में बात करने से पहले अपन किसने दिया था? एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे एडवर्ड एंथोनी, उन्होंने इसको 1963 में इसको प्रिपेयर किया। लेट 1960 आ गया ना, लेट 1960 आ गया। इस 3 बात बताएं उसने कौन सी? मेथड, अप्रोच और टेक्निक। मेथड क्या होता है? व्हाट टू टीच। मेथड क्या होता है? हाउ टू टीच। अप्रोच क्या होती है? व्हाट टू टीच। और टेक्निक्स क्या होती हैं? जो आपका जो प्रेजेंटेशन होता है क्लासेस में, वो क्या होता है? आपका टेक्निक्स होती हैं। तीनों के बारे में पढ़ा। CLT क्या होती है? ये आपको नोट लगा लिखना था, नोट कि CLT इज़ नॉट एन मेथड बट इट इज़ एन अप्रोच। CLT एक मेथड नहीं है बल्कि क्या है? CLT अप्रोच है। ओके, अप्रोच मेथड क्या होगा? अपना बात क्लियर कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या? टेक्निक्स के बारे में देखा। टेक्निक्स के बारे में उसके बाद अपने CLT के बारे में इसके 4 क्या होते हैं? इसके 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। किसी पर्टिकुलर काम करने वाले की पर्टिकुलर एक स्किल उसकी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, बाकी की 3 स्किल्स उसके कम इफेक्टिव रहती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद हमने एग्जांपल्स के बारे में बात की। उसके बारे में इसके बारे में 3 बातें हुई। कौन कौन सी? मीनिंग बेस्ड से किससे हुई? फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड हुई। फॉर्म से किस पे गई? फॉर्म से गई है मीनिंग पे। टीचर सेंटर से गई लर्नर सेंटर्स पे। और तीसरा क्या था? एक तो फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड पे चली गई,
ठीक है। और एक चलेगी आपको टीचर सेंटर्स या लर्नर सेंटर्स पे, और तीसरी कहाँ से चलेगी, ये रिजिड टू एक्लेटिक चलेगी, रिजिड टू एक्लेटिक चलेगी। ओके, ये आपके कुछ जो मतलब मुख्य मुख्य आपके जो थे स्कॉलर्स थे उनके बारे में बात करनी है। उसके बाद अपन ने बात की नोशनल फंक्शनल सिलेबस की। तो नोशनल फंक्शनल सिलेबस होता है, उसके बारे में क्या होता है, ये अप्रोच पे डिपेंड नहीं करता है आपकी, ये आपकी जो आपका मेथड, जो आपका जो ग्रामर होती है और स्ट्रक्चर होती है उस पर डिपेंड नहीं, उसके बारे में कुछ बात नहीं करता। ये किस पर फोकस करता है, ये करता है मीनिंग पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है, आपके मीनिंग पर फोकस करता है। प्रतिपादन किसने किया था इसका, विल्किंस ने, और ये शब्द किसने दिया था, याल्डेन ने। ओके, नेक्स्ट आता है इसका जो कम्युनिकेटिव सीएलटी के कब होती है, सीएलटी लेट 1960 में शुरू हुई थी, 1960 के अंतिम दशकों में आपकी शुरू हुई थी। ओके, ये हमने आज का सेशन पढ़ा। बीच वाले पेज में क्लियर करता हूँ ताकि आपकी स्लाइड्स कुछ कम हो पाए। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे आप आके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। हाँ जी, यहाँ तक अपन बातें कर चुके हैं इसके बारे में। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे अगले सेशन में, कैसा लगी आपको इंग्लिश पढ़ना, मतलब बहुत सारा, देखो बहुत सारा मैटर है, बहुत सारा मैटर है, कैसे लगी आपको ये पढ़ना वो आप बता सकते हो। ये अपने ग्रुप की कुछ क्लासेस का नया शेड्यूल है, मतलब मंडे से तो ये रहेगा, कल से मतलब ये रहेगा, और हो सकता है आपको इंग्लिश की और जो उसकी साइकोलॉजी की जो इंग्लिश के आते हैं ना, ये सॉरी ये शेड्यूल नहीं है, ये शेड्यूल अपना नहीं है। आपकी क्लासेस देखिए कैसी कैसी, आपकी हिंदी की रहेगी, एक ही क्लास आएगी डेली दिन में, एक क्लास आएगी मेरे दिन में, एक ही क्लास आएगी। जैसे मंडे को हिंदी आएगी, ट्यूसडे को अपनी साइकोलॉजी आएगी, एक ही घंटा की आएगी, और वेडनेसडे को अपना जीके आएगा। सुबह 10:15 डेली मेरी क्लास आएगी, सुबह 10:15 दिन में एक ही क्लास आएगी। मंडे को हिंदी, ट्यूसडे को आपकी साइकोलॉजी, वेडनेसडे को आपका जीके, फिर वापस हिंदी इंग्लिश साइकोलॉजी, हिंदी साइकोलॉजी और जीके, ऐसे आएगा। इंग्लिश की क्लास और संस्कृत की क्लास शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, बस देखते हैं मंडे से स्टार्ट हो पाती है तो बस आपको इतना बता दें कि मंडे से स्टार्ट करने की कोशिश कर देंगे, बाकी होगा तो आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा पहले। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। और हाँ, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, इंग्लिश का पहला वीडियो था, अच्छा लगा तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसा लगा, कैसा फीडबैक रहा, इंग्लिश समझ में आएगी नहीं। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है रीड विद दुनिया, उसको अवश्य ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस, क्विजेज सब वगैरह वहाँ पे मिल सकें। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।